हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ बिना देरी करते हुए और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बच्चों क्लास 12th का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट 6 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो आपको करनी है। तो इसमें आप स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ फ्लावर कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना अद्भुत आपको फूल दिखाई पड़ रहा है। इसमें ये वाला जो आपका पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, इसी के बारे में आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि कुछ पंखुड़ियां दिखाई पड़ रही हैं आपको और एक अलग से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है जिसमें कुछ पीले पीले स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक्चुअल में वो क्या है, वही आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, और इसी के बारे में आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है। तो आप सभी को पता है कि फूल विभिन्न प्रकार के होते हैं और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स कहलाते हैं और वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया को करते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का साइट होते हैं, यानी कि फ्लावर्स के द्वारा ही रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया जो है वो संभव हो पाती है। जो फूल है वो फ्लोरल प्रिमोर्डियम का ही रूप है, जो तना होता है। कंडेंस्ड स्टेम जो है वो आपका फूल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पहले इन्फ्लोरेसेंस जो है फ्लोरल बड्स में आते हैं और उसके बाद फिर पुष्प के रूप में बन जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, हम अगर एक फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखें, पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर देखें, और एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 चक्र होते हैं। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 वल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। तो कैलिक्स और कोरोला जो है वो आपके हेल्पिंग वल्स की कैटेगरी में आते हैं और एंड्रोशियम और गायनेशियम ये दोनों जो हैं ये आपके नेसेसरी वल्स की कैटेगरी में आते हैं। हम बात करेंगे एंड्रोशियम की। तो एंड्रोशियम जो है बच्चों ये एक मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, जिसमें it consists of a whorl of stamens. Their number and length are variable in different species. स्टेमन के पार्ट्स के बारे में आप सबको पता है, आप सभी जान चुके हैं। फिलामेंट और एंथर, 2 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट और एंथर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये एंड्रोशियम का डायग्राम है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो स्टेमन है, स्टेमन के अंदर पॉलन ग्रेन्स भरे हुए होते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं उसको हम। नीचे वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका फिलामेंट कहलाता है। पार्ट्स ऑफ स्टेमन, यानी स्टेमन के पार्ट्स के बारे में हम बात कर लें तो फिलामेंट जो है, फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। फिलामेंट जो है वो नीचे जो एंथर के नीचे की जो डंडी होती है उसको हम फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर जिसमें आपके परागकोश और उसके बाद पराग कणों का निर्माण होता है उसे हम एंथर कहते हैं। फिलामेंट इज लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। तो एंड की हम कैसे बात करेंगे, जो दूर जा रहा हो वो प्रॉक्सिमल एंड कहलाता है और जो नजदीक हो वो, तो इसका एक एंड जो दूर जा रहा है वो क्या है, वो थैलेमस से अटैच होता है या किसी फ्लावर के पेटल पे अटैच होता है, तो उसको हम उसका प्रॉक्सिमल एंड कहते हैं। तो एंथर का जो फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से या पेटल ऑफ फ्लावर से अटैच होता है। उसके बाद हम अगर एंथर की बात करें तो टिपिकली, टर्मिनल एंड टिपिकली ये बाइलोब्ड होता है और ईच लोब हैज 2 थीका, और हर एक लोब में 2-2 थीका होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्ड डाइथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, बाइलोब्ड कहते हैं और डाइथीकस कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एंथर ऑफ द एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड एंड डाइथीकस। Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca.
और थीका को सेपरेट करता हुआ एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है जो ऊपर से नीचे की तरफ रन करता है और वही थीका को सेपरेट करने का काम करता है। ट्रांसवर्स सेक्शन अगर देखेंगे एक एंथर का, तो आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि एंथर है जो ऊपर है और उसमें नीचे की तरफ फिलामेंट है। उसकी टीएस को देखेंगे हम अगर, तो आप क्या देख पा रहे हैं स्क्रीन में कि आपको लाइन ऑफ डेहिसेंस दिखाई पड़ रही है, फिलामेंट, पॉलन सैक्स दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि पराग पुटी दिखाई पड़ रही है और उसमें पॉलन ग्रेन्स का निर्माण होता है। एंथर जो है वो एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, यानी कि हर कॉर्नर में 2-2 होते हैं, एक कॉर्नर पे एक होता है और लोकेटेड एट द कॉर्नर्स 2 इन ईच लोब, जो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। फिर यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करते हैं पॉलन सैक्स में, पराग थैलियों में डेवलप करते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स, और उसके अंदर पराग कण जो है वो भरे हुए होते हैं। हम अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। अगर हम एक माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर की बात करें, तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि हम बात कर रहे हैं इस एक सिंगल पार्ट की बात करें, इस एक सिंगल पार्ट की बात करें तो ये कैसा है, इसका सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है इसके बाद इसके अंदर की जो लेयर होती है के अंदर की जो लेयर है, ये सबसे बाहर वाली लेयर हो जाती है एपिडर्मिस। के अंदर की लेयर को हम कहते हैं एंडोथीशियम। इसके अंदर की लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोथीशियम कहते हैं। जो ये अंदर वाली लेयर है ये क्या कहलाती है बच्चों, ये कहलाती है एंडोथीशियम। ठीक है, थोड़ी सी उसके बाद कौन सी लेयर आती है, मिडिल लेयर आती है। उसके बाद आती है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर आती है, उसके बाद लास्ट में आती है टेपिटम। सबसे लास्ट में कौन सी लेयर आती है, सबसे लास्ट में आती है टेपिटम। टेपिटम जो है ये क्या लेयर होती है, ये जो है सबसे स्पेशल लेयर होती है। ये आपका हो गया एपिडर्मिस, ये है आपका एपिडर्मिस। एक माइक्रोस्पोरेंजियम के यदि हम बात करें, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एपिडर्मिस, ये होती है एंडोथीशियम, ये वाली होती है मिडिल लेयर, और ये होती है टेपिटम। जो टेपिटम है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन। ये तीनों लेयर्स तो इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती हैं, लेकिन जो टेपिटम है उसका एक महत्वपूर्ण और थोड़ा सा डिफरेंट काम है। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एकदम डिफरेंट सा काम है। टेपिटम का क्या काम है, द आउटर 3 लेयर्स गिव प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। बट टेपिटम का क्या काम है, टेपिटम का काम है जो इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं वो टेपिटम से नरिशमेंट लेती हैं। यानी अगर पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा तो पॉलन ग्रेन का निर्माण करने में टेपिटम वाली लेयर हेल्प करती है, वो इसको नरिशमेंट देने का काम करती है। टेपिटम जो इनर मोस्ट लेयर है नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। टेपिटम क्या करता है, टेपिटम द टेपिटम इनर मोस्ट लेयर नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और इसके बाद सेल्स ऑफ द टेपिटम कंटेन्स, क्या पाया जाता है उसमें, डेंस साइटोप्लाज्म। उसका जो कोशिका द्रव्य है
वो बहुत सांद्र होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसमें जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस और जनरली उसमें एक से ज्यादा संख्या में केंद्रक पाए जाते हैं। जब उसका साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है तो उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हमें किसी यंग एंथर की बात करें तो यंग एंथर में क्या होता है, ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैज स्पोरोजिनस टिश्यू एट सेंटर। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में सेंटर में क्या होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं और ये स्पोरोजिनस टिश्यू जो हैं ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं होमोजेनस डिप्लॉयड सेल्स में। किसमें अरेंज होते हैं, होमोजेनस डिप्लॉयड सेल्स में अरेंज होते हैं, जिसे हम स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। आगे बात करेंगे। अब आपने ये जाना था कि चैप्टर में 3 तरीके के आपको चीजें पढ़नी है। आपको पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, आपको पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके बाद आपको पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बच्चों आपको फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और आपको कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आपने ये जान लिया कि टिपिकल जो स्टेमन होता है उसके 2 भाग होते हैं, है ना, सारी चीजें आपने जान ली। एंथर जो है वो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है और उसमें आपका बनता है पराग कण। तो पराग कण की जो संरचना है, पराग कण की जो संरचना है, हम उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखिए 3 चरणों में ये प्रोसेस होगी कंप्लीट, 3 चरणों में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और जो 3 चरणों में प्रोसेस कंप्लीट होती है इसी में आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। 3 चरणों में सबसे पहला क्या है, पुष्प जो है, अगर बिल्कुल अच्छे से याद करने की कोशिश करें तो पुष्प क्या है, पुष्प कंडेंस्ड स्टेम का ही, कंडेंस्ड शूट का ही विशिष्ट रूपांतरण है, एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन है। पुष्प जो है वो संघनित तना है जो लैंगिक जनन का कार्य करता है। ये पत्ती के एक्साइल से यानी कि कक्ष से उत्पन्न होता है। कई प्रकार के हार्मोन और संरचनात्मक परिवर्तन होने के कारण सबसे पहले पुष्प जो है, पुष्पीय आद्यक जिसको कहते हैं, फ्लोरल प्रिमोर्डियम, उसका विकास होता है जो पुष्प को पहले कली के रूप में बनाता है और उसके बाद वो फूल में परिवर्तित हो जाता है। पुष्पीय पुष्पों की खेती को हम क्या कहते हैं, फ्लोरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, तो पुष्प में जो 4 भाग होते हैं उसके बारे में आपने जान लिया। बाह्य दल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला होता है, एंड्रोशियम होता है और डायनीशियम होता है। अब अगर आपको लैंगिक जनन की प्रक्रिया को विस्तार से अच्छे से समझना है तो आप उसको 3 चरणों में बांट लेंगे। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं। पहले तो हम बात करेंगे निषेचन पूर्व संरचनाएं और घटनाओं की, उसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन या निषेचन की और उसके लास्ट में हम बात करेंगे निषेचन पश्चात संरचनाएं और घटनाएं। तो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं और निषेचन पूर्व जो संरचनाएं हैं उसके बारे में भी आपको बात करनी है। तो देखिए इसमें आपको सबसे पहले बात करनी है किसके बारे में, स्टेमेन के बारे में, जो है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलिन ग्रेन। आपको पुंकेसर के बारे में बात करनी है। तो जो पुंकेसर है, स्टेमेन है, उसके बारे में आपने जान लिया कि ये किसी भी पौधे का, पुष्प का नर जनन अंग है जिसे हम पुमंग कहते हैं। इसकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुष्प का नर जनन अंग एंड्रोशियम की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का जो प्राथमिक सिरा होता है वो पुष्प के थैलेमस पे जुड़ा हुआ होता है और पुंकेसर में लंबा पतला जो डंठल होता है, स्टॉक, उसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसका अंतिम सिरा या दूरस्थ सिरा जो होता है वो कहाँ जुड़ा होता है, वो आपका जुड़ा होता है, द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है, जिसे हम एंथर कहते हैं। पुंकेसर की लंबाई, संख्या अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होती है। एंथर के बारे में हमने बात कर ली है
कि जो परागकोश जिसको हम एंथर कहते हैं ये बाइलोब्ड होते हैं और इसमें 2 कोष्ठ होते हैं, है ना, यानी कि डाइथिका होते हैं। एक अलग से एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, एक खांच होती है जिससे ये अलग होते हैं। एंथर पे कैसी है एंथर? एंथर 4 दिशीय संरचना है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसमें चारों कोनों पर क्या पाए जाते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। तो एक पाली में 2 लघु बीजाणुधानी होती है और यही लघु बीजाणुधानी यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम आगे विकसित होकर के क्या बनाती है? पॉलन सैक्स में बदल जाती है, ठीक है। और आपने लघु बीजाणुधानी की संरचना देख ली, आपको गोलाकार दिखाई पड़ती है जो 4 परतों से ढकी हुई होती है, जिसको हम बाहर से सबसे आउटर लेयर जो है वो एपिडर्मिस कहलाती है, उसके बाद अंतस्त्वचा होती है एंडोथीशियम कहलाती है, उसके बाद मिडिल लेयर होती है और लास्ट में अंदर की तरफ टेपिटम लेयर होती है। और बाहर की जो 3 लेयर्स हैं वो सुरक्षा और परागकोश के डेहिसेंस में हेल्पफुल होती हैं, लेकिन जो टेपिटम है वो क्या करती है? वो ये विकासशील जो पराग कण हैं, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स हैं, उनको नरिशमेंट देने का काम करती है, ठीक है। टेपिटम की कोशिकाएं, उसके अंदर बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक से अधिक केंद्रक युक्त ये होती हैं। जब परागकोश जो है अपरिपक्व होता है यानी कि इमेच्योर होता है तो इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज भरे हुए होते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि इसी में क्या प्रक्रिया होगी। इसी में आपके लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। इसी में क्या होगी? इसी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी। इसी में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो इसमें जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, हर एक स्पोरोजिनस सेल, और जिसको हम उस स्पोरोजिनस सेल को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर और पॉलन मदर सेल कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो जैसे परागकोश का जैसे जैसे विकास होता जाता है, ये जो बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं ये पॉलन मदर सेल, पॉलन ग्रेन की जो मदर सेल होती है, पराग मात्र कोशिका हम जिसको कहते हैं, ये क्या है? ये आपकी पॉलन मदर सेल है, इसको हम पराग मात्र कोशिका कहते हैं। पराग मात्र कोशिका या इसी को हम पीएमसी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इस पराग मात्र कोशिका में क्या होता है? ये व्यवहार करते हुए क्या करते हैं? मियोसिस की प्रोसेस यानी कि मियोटिक डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ये माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करते हैं। ये कौन सी प्रक्रिया करते हैं? पीएमसी में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? ये माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया या इसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हम कहते हैं, जिसमें एकमात्र कोशिका जो एक पॉलन मदर सेल है, एक पराग मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि 2n से 4n का निर्माण होता है। 4 कोशिकाओं के समूह में स्थित होते हैं जिसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। The formation of microspores from a pollen mother cell through meiosis is called microsporogenesis. जब माइक्रोस्पोर का निर्माण एक पॉलन मदर सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है तो ये प्रक्रिया आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणु जनन। The anthers mature and dehydrate. The microspores dissociate from each other and develop into pollen grains.
ये जो 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, ये चारों कोशिकाओं में होते हैं और क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं इनको। जैसे परागकोश प्रस्फुटित होकर के, परिपक्व होकर के, जब ये डेहिसेंस होने वाला होता है इसके अंदर, तब ये क्या करते हैं, ये डिसोसिएट हो जाते हैं एक दूसरे से और डिसोसिएट होकर के बहुत सारे, इसके अंदर क्या भरे होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। ईच माइक्रोस्पोरेंजियम कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दे आर रिलीज्ड विद द डेहिसेंस ऑफ एंथर, है ना। ये एंथर के डेहिसेंस के साथ ही रिलीज हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया, ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगी, यानी कि मेल गेमिटोफाइट का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है वही आपकी लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है और इसी को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यदि इसमें हम बात करें, अब हमको बात करनी है बच्चों कि पॉलन ग्रेन की संरचना कैसी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आपकी हो गई लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया। अब लघु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है, ये लास्ट, अगर फाइनली इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, फाइनली लिखना चाहें इसको तो हम लिखेंगे पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, मियोसिस होता है और उसके बाद ये होते हैं 2n और यहाँ टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड में क्या होता है, ये n होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, है ना, और इसके बाद इसके अंदर बहुत सारे पॉलन सैक और उसके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। ये आपका क्लियर हो गया। अब आपको ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये किस तरह से बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, ये स्ट्रक्चर आपने देखा किस तरह से बनते हैं। ये आपका जो एक सेल होती है जिसमें जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल क्या हो रहा है इसमें, इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है और उसके बाद पॉलन ग्रेन की प्रक्रिया, पॉलन ग्रेन बनने की प्रक्रिया आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर आप यंग एंथर के एक ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें तो वो आपने देखा कि यहाँ पे बीच में जो ये एनलार्ज्ड व्यू है एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, जिसमें वॉल लेयर्स आपको दिखाई पड़ रही है, मैच्योर डेहिस्ड एंथर दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें आपने क्या देखा कि ये जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू से ये जुड़ा हुआ होता है, ये बीच में कनेक्टिव टिश्यू, ये फिलामेंट से अटैच होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू जो सबसे बाहर वाली लेयर को हम एपिडर्मिस कहते हैं, बीच वाली लेयर को हम एंडोथीसियम कहते हैं और मिडिल लेयर होती है और उसके सबसे अंदर की लेयर जो है वो टेपिटम होती है और उसके अंदर भरे हुए होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके अंदर स्पोरोजिनस सेल्स होती है। ठीक है, एपिडर्मिस, उसको हम एनलार्ज्ड व्यू में देखें तो सबसे बाहर वाला एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर 2-3 मिडिल लेयर्स होती हैं और उसके अंदर टेपिटम लेयर्स होती हैं और टेपिटम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। अब हम एंड्रोशियम के अंदर जो मेल गैमेटोफाइट है पॉलन ग्रेन, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इसको आपको पॉइंट वाइज बच्चों नोट करना है। दे आर पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, उनका कैसा शेप होता है, अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होते हैं। परागकण
प्रायः गोलाकार होते हैं, यानी कि जनरली स्फेरिकल। परागकण जो है वो जनरली स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार होते हैं। 25 से 50 नैनोमीटर व्यास के ये 2 स्तरों में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे नैनोमीटर के व्यास में होते हैं। ये परागकण जो है प्रायः गोलाकार होते हैं, 2 स्तरों से घिरे हुए होते हैं। Cytoplasm is surrounded by a plasma membrane. A pollen grain has a 2-layered wall. 2 layers की wall होती है pollen grain के बाहर, जिसको हम एक्साइन और एंटाइन कहते हैं, यानी बाह्य चोल और अंतः चोल इसे हम कहते हैं। तो एक्साइन को हम क्या कहते हैं? बाह्य चोल। और इंटाइन को हम क्या कहते हैं? अंतः चोल। बाह्य चोल और अंतः चोल 2 हम इसको कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये बाह्य चोल और अंतः चोल है, तो बाह्य चोल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? पॉलन ग्रेन है, वो कैसे एक जगह से दूसरे जगह उड़ करके परागण की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से वहां जाते हैं, जो इसकी सबसे बाह्य परत होती है, जिसको हम एक्साइन कहते हैं। एक्साइन जो है वो बहुत कह सकते हैं मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा अति प्रतिरोधी कार्बनिक रसायन ये बना हुआ होता है स्पोरोपोलेनिन। इसको आप सभी को नोट करना है बच्चों, ये आप सभी नोट करेंगे। द हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, और ये पॉइंट भी आप सभी नोट करें, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपके नीट के भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लिखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। It can be the stand high temperature and strong acids and alkali. मतलब जो सबसे बाहरी परत है परागकण की, जिसको हम स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई होती है, ये इतनी ज्यादा प्रतिरोधी होती है, जो किसी भी तरीके की कितने भी उच्च ताप, उच्च अम्ल, उच्च क्षार के प्रति प्रतिरोधी होती है, और इस पर किसी भी तरह के एंजाइम का भी कोई असर नहीं पड़ता है। इसी के कारण जो परागकण हैं ये माइक्रोफॉसिल्स के रूप में पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं, और जिस स्थान पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहां पे परागकण पर एक जर्म पोर का निर्माण हो जाता है। तो अभी हम जब पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को ब्रीफ में देखेंगे तब हम इसको जानेंगे। पॉलन ग्रेन, जिसको हम मेल गेमीटोफाइट के नाम से जानते हैं, द हार्ड आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। उसको कोई भी तरीके का टेम्परेचर असर नहीं कर सकता, वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी उस पर कोई असर नहीं कर सकते, और अल्कलाई यानी किसी भी तरीके का क्षार भी उस पर कोई असर नहीं डाल सकता है। एंजाइम्स कैन नॉट डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन। संसार में जितने भी मटेरियल पाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रतिरोधी क्षमता वाला कोई मटेरियल अगर है तो वो स्पोरोपोलेनिन है। स्पोरोपोलेनिन ऐसा मटेरियल है कि विदेशों में सुपर फूड के रूप में स्पोरोपोलेनिन जो है, वो स्पोरोपोलेनिन होने के कारण परागकणों को लोग खाते हैं अपनी ताकत, अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए। एक्साइन एक ऐसा, एक्साइन के अंदर अपर्चर होता है, छोटा छिद्र होता है जहाँ पे जर्म पोर्स होते हैं, क्योंकि जैसे पॉलन ग्रेन के अंदर से ही पॉलन ट्यूब का निर्माण होना है, तो पॉलन ग्रेन जब डिग्रेडेबल नहीं है तो वहां पे कहीं ना कहीं ऐसी जगह होगी जहाँ पे जर्म पोर होगा और वहां पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से अगले सेशन में बात करेंगे।
बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने मेल गैमेटोफाइट में पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आपने जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है उसमें 4 लेयर्स पाई जाती हैं उसके बारे में विस्तार से जान लिया। पॉलन ग्रेन की ब्रीफ स्ट्रक्चर को हम अगले सेशन में जानेंगे। आज आपने जाना कि पॉलन ग्रेन्स के पास 2 परतें होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन जो है वो बहुत उच्च प्रतिरोधी, बहुत अति प्रतिरोधी एक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं स्पोरोपोलिनिन, उसका बना हुआ होता है। और इसीलिए जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होती है वहां पे जर्म पोर पाया जाता है और जिससे पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। तो उसके बारे में हम अगले सेशन में बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।